students, this is your physics tutor Sonali and I welcome you back to the physics friction of minds. This is the platform we have provided to give you a guidance regarding the physics of a 12th board. So friends, लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा लॉन्ग लास्टिंग चैप्टर था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स वो कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ वी विल गो विद द नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम योर सिलेबस एंड दैट इज द चैप्टर नंबर 12 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, बट before directly starting this chapter, I request you, those viewers who are watching this lecture for the first time, first of all, see all the lectures of magnetic materials and magnetic effect of electric current, or we can say magnetic fields due to electric current, because ये जो chapter electromagnetic induction, this chapter is linked or it is related with those two chapters. Okay, so अगर आपने magnetic material और magnetic fields due to electric current ये दो चैप्टर अगर नहीं देखे होंगे तो पहले वो स्टडी करो और फिर ये चैप्टर देखो, क्योंकि अगर वो दो चैप्टर आपको पता होंगे तो ही आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, बिकॉज दिस 3 चैप्टर्स आर को रिलेटेड. और इसके बाद का जो चैप्टर है एसी सर्किट, ये EMI से रिलेटेड है. ठीक है, तो इस तरह से चारों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है, सो नाउ विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच इज शॉर्टली कॉल्ड एज EMI. ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है इस चैप्टर में, सो गेट रेडी फॉर दैट. बट हमें पता है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग जब भी हम कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, राइट. सो EMI की भी एक छोटी सी स्टोरी है, आई टेल यू द स्टोरी, बट बिफोर दैट एक जो इम्पोर्टेंट टर्म है जो इस चैप्टर में बार बार आएगी और जिसपे पूरा चैप्टर बेस्ड है, वो टर्म हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे. ठीक है, सो दैट टर्म इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल, इट्स अ ग्रीक सिंबल फाई. ओके, सो 11th का मैग्नेटिज्म हम पढ़ चुके हैं, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ये टर्म हमने देखी थी, बट जिनको नहीं पता होगा फिर से हम ये जो एक टर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स की ये देखेंगे विच इज रिलेटेड टू द मैग्नेटिज्म. ओके, एंड इफ ये अगर टर्म आपको क्लियर समझ में आ गई तो आपको चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, सो स्टार्ट में ही वर्ड लगा है मैग्नेटिक, सो ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म. ओके, सो बेसिकली वी नो दैट एनी मटेरियल, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो है, राइट, इट हैज अ सर्टेन ससेप्टिबिलिटी. डायमैग्नेटिक को अगर छोड़े तो पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी है वो पॉजिटिव होती है, परमियाबिलिटी उनकी हाई होती है. परमियाबिलिटी हाई होती है मीन्स अपने अंदर से वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता है, ये कॉन्सेप्ट हमने देखा है. उसके बाद हमें एक और चीज़ पता है कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बिकॉज वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर, and as it's a vector, in order to represent the direction of magnetic field, we use the concept of magnetic lines of force, right? So suppose you have a certain, अब देखते हैं magnetic flux मतलब क्या. Suppose you have a certain material having a permeability, जो अपने अंदर से lines of force को क्या कर सकता है, पास कर सकता है. ठीक है, तो suppose this is a given surface area and let this be area vector, because you know that area is not a scalar, area is a vector. Okay, and this area vector is always perpendicular to this plane. Okay, that given surface area. Okay, so you know this. So if it is permeable then क्या होगा, ये अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा, परमिट करेगा. सो सपोज ये हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया और ये मटेरियल हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया. अब ये मटेरियल अगर परमिएबल, इसकी परमिएबिलिटी अगर हाई होगी, ये ससेप्टेबल अगर होगा तो ये अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा. सो सपोज दिस इज एक्सटर्नली प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सच मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. ओके, लाइक दिस. So you have provided external magnetic field which is represented by this magnetic lines of force. Now magnetic flux is very simple. Given surface area में से जितनी भी magnetic lines of force perpendicularly pass होगी, perpendicularly ये word बहुत important है. Given surface area में से जितनी भी magnetic lines of force perpendicularly या फिर normally pass होगी, that term is called as a magnetic flux. The definition is given here. Now you read the definition. What is that?
It's just the total number of magnetic lines of force which is passing normally. This word is very, very important. Normally through a given surface area is called as a magnetic flux. Now you see here, these two lines of force are not passing through this given surface area. So this and this. That means I can say magnetic flux is phi. Right? Unit हम बाद में डिस्कस करेंगे. We are just discussing the basic term. Clear है? So given surface area में से जितनी भी magnetic lines of force normally pass होगी, perpendicularly pass होगी, that contributes this term that is called as a magnetic flux. Okay? अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन. अब मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी होगा. सो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? एक चीज आपको पता है, मैं फॉर्मूला यहाँ डायरेक्ट लिख सकती हूँ, ठीक है, पर ये फॉर्मूला कैसे आया ये आपको पता होना जरूरी है. तो देखिए फॉर्मूला क्या है फ्लक्स का. सपोज मैंने ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोवाइड की है, सपोज इसकी स्ट्रेंथ हमने बढ़ा दी. अगर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई तो क्या होगा बताओ? अगर स्ट्रेंथ बढ़ गई तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो क्राउडेड हो जाएगी, बिकॉज वी नो दैट इफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लार्ज और हाई देन द मैग्नेटिक फील्ड्स आर क्राउडेड. जितनी फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी लाइंस ऑफ फोर्स उतनी ही क्राउडेड होगी. सो अगर हमने फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दी तो लाइंस ऑफ फोर्स भी क्या हो गई, इस तरह से क्राउडेड हो गई. सो इट इज क्लियरली सीन फ्रॉम दिस फिगर दैट as we increase the strength of a magnetic field, the total number of lines of force that is passing normally through this given surface area is also increased. मतलब क्या, ये जो lines of force increased हो रही है, मतलब flux increased हो रहा है. That means your flux is directly proportional to the strength of magnetic field, or we can say magnitude of magnetic field. Clear है? अब सेकेंड स्टेप में सपोज हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में हमने एरिया बढ़ा दिया. मतलब ये जो मटेरियल हमने लिया था, सपोज क्या किया हमने, इसका एरिया बढ़ा दिया. इधर सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस तरह से. ओके, सो जैसे ही हमने एरिया बढ़ाया हमें समझ में आया कि अब जो है यहाँ पे कुछ लाइंस ऑफ फोर्स जो थी वो देखो आउटसाइड थी. ओके, so that was not contributing a magnetic flux, but as we have increased the area, now all magnetic lines of force are passing normally through this given surface area. That means it is clearly indicate that with increase in a area flux बढ़ गया. flux क्यों बढ़ा? जैसे ही एरिया बढ़ा उस एरिया में से पास होने वाली जो लाइंस ऑफ फोर्स है, परपेंडिकुलरली पास होने वाली जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो भी इंक्रीज हो गई. जितनी टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स है उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा. सो विद इंक्रीज इन एरिया फ्लक्स आल्सो इंक्रीज्ड, राइट? दैट मींस योर मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन दिस टू फैक्टर्स. इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एंड हेंस आई कैन राइट phi is proportional to b into a combinedly. It's a proportionality sign. If we replace it by a certain constant, and if we take the value of that constant as a 1, then I can simply write phi equals to b into a. Okay, so this is the simple formula of magnetic flux, and the SI unit of magnetic flux is Weber. Okay, it is given after the name of certain scientist. Alternative unit is there. B stands for magnetic field, and you know the unit of magnetic field is Tesla, right? And A means area. Area का unit है meter square. So Tesla meter square. This is also the unit of magnetic flux. अब न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, कई बार ये यूनिट दिया होता है, कई बार ये यूनिट दिया होता है. So confuse नहीं होना. Both are the units of magnetic flux. Understood? So this was the simple concept of magnetic flux. But अब देखो, अगर कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि ये आपका एरिया है. अब टेक्स्ट बुक में जो है बहुत बार इस टाइप का एरिया भी दिया होता है इस तरफ से, ठीक है. सो इसे भी हम एरिया कह सकते हैं. तो ये तो हो गया प्लेन, और हमें पता है एरिया वेक्टर जो है वो प्लेन को हमेशा कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है. सो दिस इज योर एरिया वेक्टर ए बार. ओके, ये स्केलर फॉर्म में हमने लिखा, बट इसका वेक्टर फॉर्म हम देख रहे हैं. अब आप इमेजिन करो कि लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से ना होके, सपोज, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड है, मैग्नेटिक फील्ड पे, राइट? सो लाइंस ऑफ फोर्स ही तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है. सो सपोज अभी जो है
आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, इस तरह से। अब जो पहले केस हमने ली थी, पहले की केस में दिस वाज योर एरिया वेक्टर and same was your direction of magnetic field B bar, right? And that's why for this you have written this formula. But here your magnetic field is making a certain angle theta with the area vector A bar, right? So now हमें कौन सी लाइन्स ऑफ फोर्स चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हमें सिर्फ वो लाइन्स ऑफ फोर्स चाहिए जो इस गिवन सरफेस एरिया में से परपेंडिकुलरली पास होती है। अब इसे आप 3D में इमेजिन करो तो ये कुछ ऐसा होगा और ये इसमें से ऐसी लाइन्स ऑफ फोर्स पास होगी, राइट? बट अभी ये ऐसे पास हो रही है, सो दिस इज नॉट परपेंडिकुलर। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिजॉल्व दिस वेक्टर बी बार इनटू टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट तो यही होगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा। अब ये दो रिजॉल्व कंपोनेंट है, एक होगा कॉस थीटा, एक होगा ये आपका एरिया वेक्टर ए बार। एक कंपोनेंट होगा कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट होगा साइन थीटा। अब ओरिजिनल वेक्टर ने इस कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म किया है, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी साइन ऑफ थीटा। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ योर मैग्नेटिक फ्लक्स? सो यू नो योर फ्लक्स डिपेंड्स ऑन area vector A bar, so this is K. Secondly, your flux depends upon the strength of or magnitude of magnetic field, right? But you want the lines of force which are passing perpendicularly through this given surface area. अब आपके पास ये तो हमने रिजॉल्व कर लिया, ये दो लाइन्स ऑफ फोर्स है या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। सो यू कैन सी दिस डायरेक्शन जस्ट लाइक द एरिया वेक्टर, this direction is perpendicular to this given surface area. So instead of B, now we'll take this component because this is of no use. So I can write B cos theta. Why I have taken here B cos theta? Because you want those lines of force which are passing perpendicularly through a given surface area. So out of these two vectors, this vector, this field is passing normally through the given surface area. That's why we are interested only in this vector and we have nothing to do with this vector. Understood? So this is the formula of magnetic flux if your magnetic field is not passing or your magnetic lines of force are not passing perpendicularly through the given surface area. Understood? So this is the formula of magnetic flux. Now you can write this formula in terms of phi equals to AB cos theta. We can write it in terms of vector as A bar dot of B bar. ठीक है, ये हमने 11th में देखा है. It's just the definition of scalar product or dot product, right? So जो स्केलर फॉर्म में फॉर्मूला हमने स्टार्ट में देखा था वो था simply A into B. But if you are writing it in a vector form, this will be A bar dot of B bar. Okay? And its expanded form will be AB cos of theta. Okay? So you have to remember these two formulae of a magnetic flux. Okay? Now talking about this is scalar or a vector, right? तो आपको एक चीज तो पता है, ठीक है, हमें नहीं पता फ्लक्स स्केलर है या वेक्टर है, बट हमें ये चीज तो पता है, हमने डॉट प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक देखे थे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, राइट? जैसे हम लिखते हैं वर्क इज इक्वल्स टू एफ बार डॉट ऑफ एस बार, राइट? इसका एक्सपांडेड फॉर्म हम लिखते हैं वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो यहाँ पे भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बट इनका रिजल्टेंट जो आया वो क्या आया, वर्क, और वर्क क्या है, स्केलर है। तो ये प्रॉपर्टी हमने देखी है डॉट प्रोडक्ट की कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर एंड दैट्स व्हाई दिस फ्लक्स is also scalar quantity. Okay, so I just hope now you got the meaning of a magnetic flux, not only the definition and formula, but I have told you the concept of magnetic flux. So कोई भी ऐसा गिवन सरफेस एरिया है जो अपने अंदर से लाइंस ऑफ फोर्स परमिट कर सकता है, राइट? तो उस गिवन सरफेस एरिया में से जितनी भी लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली पास होगी, आप सबको ऐड कर दो, सबका सम जितना भी होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी बताया, बिकॉज योर फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एरिया, योर फ्लक्स डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, and that's why this is the formula. This is the formula in vector form.
that is the quantity, and it is the SI unit is Weber, okay, or Tesla meter square. So this is all about magnetic flux. So I just hope now you got the term magnetic flux, because this magnetic flux plays a very important role in your this chapter, that is electromagnetic induction. Okay, so now let's start introduction of electromagnetic induction. So friends, we know that behind every physical phenomena that is a little story behind it, right? So see, we know that एक चीज हमें पता है कि अगर ये चार्जेस अगर स्टेशनरी होंगे, if the charges are stationary or at rest, then you know that stationary charges create which field? It create electric field E bar. You know this, right? If bicertain means if we are able to move these charges, ठीक है, इन charges को हम move कर सके, so you know that moving charges contributes electric field, but at the same time it contributes magnetic field also. ये पूरा फेनोमेना हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में देखा है, राइट? दैट मूविंग चार्जेस कंट्रीब्यूट्स मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? सो if you are talking in a language of cause and effect, then according to Ørsted, according to Ampere's Ørsted, number of scientists ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने हमें बताया कि करंट की वजह से और करंट कब कंट्रीब्यूट होता है? जब चार्जेस कैसे होते हैं? मोशन में होते हैं, राइट? सो करंट बोलो या फिर मूविंग चार्जेस बोलो, वन एंड द सेम थिंग, राइट? की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है. ये इसके एप्लीकेशंस, इसके जो लॉज है, एम्पियर्स लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ, ओर्स्टेड का फेनोमेना, सब हम प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं, ठीक है? सो इफ यू आर टॉकिंग इन अ लैंग्वेज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, देन अकॉर्डिंग टू द ओर्स्टेड वी नो दैट every moving charges contributes a current, and that current carrying conductor creates a magnetic field around it, right? So we know, we are much familiar with this phenomena, okay, because we have done with the entire chapter. अब क्या हुआ? साइंटिस्ट लोग जो है वो बहुत क्यूरियस होते हैं, राइट? सो दे नेवर फील सेटिस्फाइड. सो अब क्या हुआ? रिवर्स थिंकिंग शुरू हो गई. रिवर्स थिंकिंग शुरू हो गई मतलब क्या? अब ये सोचना शुरू हो गया कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, अगर मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, तो क्या हम मूविंग मैग्नेट से एक कॉइल में करंट इंड्यूस कर सकते हैं? क्या कहा मैंने? ऑर्स्टेड ने क्या कहा हमें कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, मतलब मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, राइट? अगर मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, तो सपोज हमारे पास एक कॉइल है जिसमें से करंट नहीं फ्लो हो रहा है, और सपोज अगर हमने यहाँ पे क्या किया कि बाय सर्टेन मीन्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की. अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए एक तो आप बार मैग्नेट यूज कर सकते हो, या फिर आप करंट कैरिंग कॉइल यूज कर सकते हो, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, ये चीज हमें पता है. सो अगर मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में करंट इंड्यूस कर सकती है? मतलब अगर इसके वजह से ये हो रहा है, सो इज इट पॉसिबल टू इंड्यूस अ करंट इन दिस कॉइल बिकॉज ऑफ अ मैग्नेट? सो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर करंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट तैयार होना चाहिए. सो अब जो है वो रिवर्स प्रोसेस इस तरह से स्टार्ट हुई कि अगर हम कॉज और इफेक्ट की लैंग्वेज में बात करें, तो अब कॉज क्या बताया उन्होंने? कॉज बताया उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड. ये रिवर्स थिंकिंग उन्होंने शुरू की कि अगर अब हमारा कॉज मैग्नेटिक फील्ड होगा या फिर मूविंग चार्जेस की तरह मूविंग मैग्नेट होगा, वन एंड द सेम थिंग, तो क्या होगा? इसके वजह से कोई कॉइल में करंट इंड्यूस होना चाहिए. सो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रिएट हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट क्रिएट होना चाहिए. ओके, सो ये रिवर्स डायरेक्शन में थिंकिंग शुरू हो गई. एंड फॉर दैट पर्पस द डिफरेंट साइंटिस्ट लाइक Faraday, like Henry,
perform the number of experiments individually for what purpose? To generate a current in a coil by using a magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड यूज करके अब क्या किया उन्होंने, कॉइल में करंट इंड्यूस करना चाहा, एंड फॉर दैट केस this scientist has performed a number of experiments individually and they got to know that yes, it is possible to induce a current in a coil by using a magnetic field, okay, but by using a time varying magnetic field, right? जो magnetic field time के साथ change होगी, that changing magnetic field can create or can induce a current inside the coil. So this is the phenomenon which is exactly reverse or contradictory to that of the magnetic fields due to electric current. So ओर्स्टेड ने क्या किया, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की, और फैराडे और हेनरी ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड यूज करके, वो टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज करके या फिर मूविंग मैग्नेट्स यूज करके कॉइल में, न्यूट्रल कॉइल में क्या किया, करंट इंड्यूस किया, और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन क्यों किया है, बिकॉज हमने एक्सटर्नली करंट इंड्यूस कर रहे हैं इसमें, दैट्स इंडक्शन। एंड व्हाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वी आर इंड्यूसिंग अ करंट बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, बाय यूजिंग अ टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और बाय यूजिंग मूविंग मैग्नेट्स, ओके। सो दैट्स व्हाई मैग्नेटिक, एंड व्हाई देयर इज अ वर्ड इलेक्ट्रो, बिकॉज वी आर इंड्यूसिंग अ करंट, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, okay. So this magnetic is your cause, this electroinduction is your effect, understood? So that is the language of cause and effect. So I just hope you got the we can say the motive of this chapter, that is electromagnetic induction. So in this chapter what happened, in this chapter a current is induced in a coil because of a time varying magnetic field, or because of moving magnets, or we can say because of change in magnetic flux. अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने क्यों कहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वैरी होगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर वैरी हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से कॉइल में क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, और इसी फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विच इज रिवर्स टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, अंडरस्टूड? सो दिस वाज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। बट नाउ सी द स्टोरी बिहाइंड दिस, कि कैसे उन्हें पता चला कि सच में करंट इंड्यूस हो सकता है बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट हैपन, जिस सिंपल एक्टिविटी उन्होंने की, सपोज ये एक मैग्नेट था, उन्होंने क्या किया, ये एक मैग्नेट लिया इस तरह से, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस क्या करना है आपको, इसे कॉन्सेप्ट नहीं तो बस स्टोरी की तरह याद रखो, ठीक है। सपोज ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है, ठीक है। सो दे हैव टेकन वन मैग्नेट, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड वैरी करके या फिर हमें टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज करके कॉइल में क्या करना है, करंट इंड्यूस करना है। सो दैट्स व्हाई एज अ कॉज, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द मैग्नेटिक फील्ड वी हैव यूज्ड अ बार मैग्नेट, अंडरस्टूड? अब क्या किया उन्होंने, दे हैव टेकन अ कॉइल, सच टाइप ऑफ कॉइल ऑफ अ वायर, I can't connect a battery or cell here. अगर मैं सेल और बैटरी यूज करूंगी तो मैं खुद ही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली करंट फ्लो होगा। बट हमें ऐसी कॉइल चाहिए कि जिसमें हमें आर्टिफिशियली और एक्सटर्नली करंट इंड्यूस करना है, तभी तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। सो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली एक गैल्वेनोमीटर यूज किया, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्यों यूज करते हैं ये भी आपको पता है, हमने गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखा है। Galvanometer is a device which is used to measure the small amount of current, right, or to check the direction of current, okay. So ये फेनोमेना में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। सो इंड्यूस्ड हुआ हुआ करंट चेक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर, ओके। सो अब देखो, they have done a simple activity. What they have done, they have taken just a simple bar magnet and one coil which is connected to the galvanometer. This is not a current carrying coil because here we have to induce the current artificially, that is electromagnetic induction, okay. So what they did, उन्होंने इस बार मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ मूव किया। So as they moved this bar magnet towards the coil, they saw that this galvanometer is showing a deflection. galvanometer deflection कब शो करता है, जब कॉइल में से करंट फ्लो होता है। अब यहाँ पे कोई सेल या बैटरी तो प्रोवाइड की नहीं है,
जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा और कॉइल में से करंट फ्लो होगा, राइट. So without even using a cell or a battery, the galvanometer was showing a deflection as soon as you have moved this bar magnet towards the coil. And what does it indicate? It indicates that certain current is flowing through a coil, right? So अब उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने फिर से बार मैग्नेट लिया. ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था. बहुत इंटरेस्टिंग है, नथिंग इज बोरिंग हियर. नाउ सी, again they have taken the same coil like this, and again they have connected the two ends of a coil to the galvanometer. अब उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? They just moved this bar magnet away from the coil. As soon as they moved the bar magnet away from the coil, again they noticed that galvanometer was showing a deflection. And galvanometer is showing a deflection, that means obviously current is flowing through this circuit, right? So but they notice one difference, that now the deflection of galvanometer, the direction of pointer is changed. जो पहले इधर डिफ्लेक्ट हो रहा था वो भी इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है. अगर डिफ्लेक्शन चेंज हो गया, इसका मतलब करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई. सो इसका मतलब क्या है? जैसे ही बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया, कॉइल में क्या इंड्यूस्ड हुआ? करंट इंड्यूस्ड हुआ, करके इस करंट को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट. दिस करंट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड current, and the regarding EMF associated with this induced current is called as induced EMF. EMF means electromotive force. This EMF stands for electromotive force. Okay? So, as soon as they moved the magnet towards the coil, the galvanometer was showing a deflection in one particular direction. That means obviously the current is induced in a circuit. So that current is called as an induced current. Okay. As soon as they moved the bar magnet away from the coil, again the galvanometer was showing a deflection in opposite direction. अगर galvanometer opposite direction में deflection दिखा रहा है, मतलब क्या है कि coil में से जो current flow हो रहा है उसकी भी direction क्या हो गई? Reverse हो गई. So that current is called as an induced current, and regarding EMF is called as an induced EMF. Understood? So ये एक्टिविटी पे से क्या क्लियर हुआ उन्हें? एक चीज क्लियर हो गई कि आप जब बार मैग्नेट कॉइल के तरफ या फिर कॉइल से अवे मूव कर रहे हो तो आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहे हो. अगर मैग्नेटिक फील्ड वैरी हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है कॉइल के साथ वो भी चेंज हो रहा है. And this magnetic flux is changing with respect to what? With respect to time, of course. That means your time varying magnetic field or your change in magnetic flux with respect to time is inducing a current in this closed circuit. And this is the simple phenomena of electromagnetic induction. I hope you just got it. Now, again, उनका जो ये था रिसर्च वो यहीं पे खत्म नहीं हुआ. तो नेक्स्ट स्टेप में देखो उन्होंने क्या किया. अब उन्होंने क्या किया? ये बार मैग्नेट की जो पोलैरिटी थी ये चेंज कर दी, मतलब इसको रिवर्स कर दिया. सपोज अब ये क्या है? साउथ पोल है और ये क्या है? नॉर्थ पोल है. जैसे ही उन्होंने बार मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज की, जैसे ही उसे रिवर्स कर दिया और अब फिर से कॉइल को मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया तो उन्हें दिखा कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई. मतलब नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस. मतलब जब यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ पे साउथ था, करंट ऐसे मूव हो रहा था. अब जैसे ही हमने बार मैग्नेट को रिवर्स कर मतलब उसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, करंट तो इंड्यूस्ड हो रहा है. व्हेन यू मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, करंट तो इंड्यूस्ड हो रहा है बट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स. ओके, सिमिलरली उन्होंने यहाँ पे किया. सपोज ये साउथ है, ये नॉर्थ है और फिर से इसे अवे मूव किया. सो एज सून एज दे मूव the bar magnet away from the coil, but by reversing its polarity they got to know that again the direction of current is changed. जो initially current ऐसे flow हो रहा था वो current अब ऐसे flow हो रहा है. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है as you will reverse or as you will change the polarity of a bar magnet and then you will move towards or away from the coil, the direction of current that is induced in a coil will also reverse or it also changes. Okay, so from these three steps उन्होंने ये conclude किया
जब भी आप कॉइल को स्टेशनरी रख रहे हो, इन बोथ केस आपने क्या किया, कॉइल को स्टेशनरी रखा है और आप बार मैग्नेट को टुवर्ड्स और अवे मूव कर रहे हो। जैसे ही आपने बार मैग्नेट कॉइल के तरफ मूव किया, कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हुआ। जैसे ही अवे मूव किया, कॉइल में फिर से करंट इंड्यूस्ड हुआ, बट उसकी डायरेक्शन अभी पहले वाले से रिवर्स है। जैसे ही हमने बार मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज कर दी, उसके पोल्स जो है वो रिवर्स कर दिए, तो क्या हुआ, फिर से कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हुआ, बट अब डायरेक्शन जो है वो फिर से पहले की डायरेक्शन से क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में उन्होंने क्या किया, फोर्थ स्टेप में उन्होंने मैग्नेट को स्टेशनरी रखा। ये आपका मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, और ये है कॉइल इस तरह से, जिसको एक गैल्वेनोमीटर लगाया है टू चेक द करंट इज फ्लोइंग और नॉट, चेक द करंट इज इंड्यूस्ड और नॉट। ओके, सो अब क्या किया, पहले आपकी कॉइल स्टेशनरी थी, मैग्नेट मूव हो रहा था। अब आपको क्या करना है, मैग्नेट को स्टेशनरी रखना है और आपको कॉइल को क्या करना है, टुवर्ड्स और अवे मूव करना है। ठीक है। सो इन द फोर्थ स्टेप दे जस्ट कीप दिस बार मैग्नेट स्टेशनरी and they move this coil towards the stationary bar magnet. So as soon as they move the coil towards the bar magnet, again they notice that a current is induced in a coil. कैसे चेक किया, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया। फिफ्थ स्टेप में उन्होंने क्या किया, अब कॉइल को टुवर्ड्स नहीं तो अवे मूव किया। So in a fifth step they keep the bar magnet stationary and they move the coil away from the bar magnet. Again they notice the current is induced in a coil because galvanometer was showing a deflection, but now the deflection in the galvanometer is reversed. That means the direction of current is also reverse. Understood? So not necessary कि आपको हमेशा मैग्नेट को ही मूव करना है। आप मैग्नेट को स्टेशनरी रख के कॉइल को मूव करो। अगर आप कॉइल को भी मूव कर रहे हो तो भी इसी कॉइल में क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, राइट। सो इस पे से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन उन्होंने निकाला। अभी और सिक्स स्टेप में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे भी उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो और नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने बार मैग्नेट और कॉइल दोनों को स्टेशनरी रखा। जैसे ही उन्होंने बार मैग्नेट और कॉइल दोनों को स्टेशनरी रखा, इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो हो गया। अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब कॉइल में से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, मतलब करंट कितना है, जीरो है। सो इफ आउट ऑफ दिस टू रिक्वायरमेंट्स, इफ वन इज मूविंग एंड अनदर इज स्टेशनरी, or if another is moving and the one is stationary, then and then only the current is getting induced inside the coil. But if your both objects are at rest, if both objects are stationary, no current is induced in a coil. And from that they conclude one important thing, that if there is relative motion between coil, I haven't used the word current carrying coil, because if I am saying a current carrying coil, the current is already flowing through a coil, but you have to induce the current artificially. Okay, so if there is a relative motion between the coil and the magnet, so what happens, a current get induced inside the coil, and this particular physical phenomena is called as electromagnetic induction. So I just hope you got this particular phenomena. जब तक कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन रहेगा, रिलेटिव मोशन मतलब आप एक स्टेशनरी रखो, दूसरा मूव करो, दूसरा स्टेशनरी रखो, पहला मूव करो, या फिर दोनों मूव करो, नो प्रॉब्लम। बट अगर दोनों रेस्ट पे हो गए तो कॉइल में करंट इंड्यूस नहीं होगा। सो रिलेटिव मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। As long as there will be a relative motion between the coil and a magnet, the current will get induced inside this coil, and that current is called as an induced current, and particular physical phenomena is called as an electromagnetic induction. Okay? And one more important thing, coil में current कितना induced होगा, 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, ये काय पे डिपेंड करेगा, speed of relative motion, speed of relative motion। जितना रिलेटिव मोशन की स्पीड ज़्यादा होगी कॉइल और मैग्नेट के बीच,
उतना ही ज़्यादा करंट कॉइल में इंड्यूस्ड होगा। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, सो ये दो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो यहाँ पे भी हमें सक्सेस मिल गया। पहले तो वो स्टेट ने इतना ही बताया था कि करंट या फिर मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, बट अब फैराडे और हेनरी ने ये भी प्रूव कर दिया कि सिर्फ मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते, तो मूविंग मैग्नेट्स भी कॉइल में क्या कर सकते हैं, करंट इंड्यूस कर सकते हैं। या फिर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी कॉइल में करंट इंड्यूस करती है। या फिर चेंज इन फ्लक्स जो है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट कैन ऑल्सो क्रिएट्स द और इट कैन ऑल्सो इंड्यूस द करंट इनसाइड द कॉइल। ओके, सो नाउ अभी देखो इनकी जो स्टोरी है ये यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि साइंटिस्ट लोग जो है वो बहुत क्यूरियस होते हैं। इतने में ही उन्होंने गिव अप नहीं किया। तो अब देखो उन्होंने नेक्स्ट क्या किया। बार मैग्नेट तो ठीक है कि बार मैग्नेट ये मैग्नेटिक फील्ड का एक सोर्स है, इसके वजह से हमने कॉइल में करंट इंड्यूस कर दिया और फिनोमेना को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह दिया, राइट। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने बार मैग्नेट नहीं लिया, यहाँ तो उन्होंने एज इट इज वैसी कॉइल ली जिसमें क्या करना है, करंट इंड्यूस करना है इस तरह से। यहाँ पे फिर से गैल्वेनोमीटर लगा दिया इस तरह से, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया, अब ये कॉइल जो है आप अनदर वे से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक दिस, लाइक दिस। दिस इज ऑल्सो अ कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, सो ये कॉइल का एक एंड, ये दूसरा एंड। तो ये जो कॉइल के दो एंड है ये उन्होंने कहाँ लगाए, ये लगाए गैल्वेनोमीटर को, लाइक दिस, to check whether the current is flowing or not, whether the current is induced or not. यहाँ पे पहले हमने बार मैग्नेट लिया था, अब उन्होंने क्या किया, बार मैग्नेट ना यूज करते हुए एक दूसरी कॉइल ली इस तरह से, अगेन हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स। और ये एक एंड जो है कॉइल का वो लगाया उन्होंने, यहाँ पे यूज किया उन्होंने एक रियोस्टैट, rheostat which is denoted by RS. I hope you know the rheostat which is used to vary the resistance. Okay, क्योंकि रेजिस्टेंस वैरी होगा तो करंट वैरी होगा। उसके बाद यहाँ पे यूज किया उन्होंने बैटरी और यहाँ पे की, लाइक दिस। सो एक क्लोज सर्किट उन्होंने फॉर्म किया। अब ये क्यों किया, अगर आप इस टाइप का सर्किट ले रहे हो जिसमें हमने बैटरी, रियोस्टैट, की यूज की है, जब आप ये की क्लोज करोगे, मतलब जब ये सर्किट मेक करोगे तो क्या होगा, ये कॉइल में से करंट फ्लो होगा। अब अगर ये करंट कैरिंग कॉइल है तो ये करंट कैरिंग कॉइल जो है वो हमें पता है कि एज अ मैग्नेटिक डायपोल एक्ट होती है। अगर ये करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट होती है तो ये भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में आपकी ये कॉइल है। सो ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस टू कॉइल्स, a current will induce in a coil. So instead of using a bar magnet, you can use this alternative as a closed current carrying circuit, right? So अब देखो उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जैसे ही उन्होंने की क्लोज की, अभी दोनों चीजें स्टेशनरी है, there is no relative motion, both the things are at rest. Okay, so as soon as they close this key, means as soon as they make the circuit, जैसे ही सर्किट मेक किया, आप सर्किट मेक करने के पहले या फिर की क्लोज करने के पहले इनमें का करंट कितना था, 0। अगर करंट 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी होगी, अकॉर्डिंग टू अवर स्टेट करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगी। अब जैसे ही की क्लोज की, करंट इंक्रीज हुआ, 0 से इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हुई। सो एज सून एज दे मेक द सर्किट, दे गॉट टू नो दैट गैल्वेनोमीटर वाज शोइंग अ डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स a current was flowing through this circuit. That current is called as induced current. Okay, then they notice अगर इस सर्किट में से कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट करंट, द कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, मतलब अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है फॉर ऑल द टाइम, देन गैल्वेनोमीटर वाज शोइंग 0 डिफ्लेक्शन। मीन्स व्हाट, if constant current is flowing through a circuit, magnetic field भी constant रहेगी,
2 एम्पियर के लिए सपोज मैग्नेटिक फील्ड हम ले लेते हैं 2 टेस्ला। अब करंट अगर कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही कांस्टेंट है मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रही है, तो कॉइल में करंट इंड्यूस कैसे होगा? सो इट इज पॉसिबल और इट इज इंपॉर्टेंट टू वैरी द करंट। इफ एंड ओनली इफ अ वैरिंग करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल, then magnetic field will vary, magnetic flux will vary, and then only current will induced in this coil. Understood? Next step में उन्होंने क्या किया? They break the circuit. जैसे ही उन्होंने सर्किट ब्रेक किया, सर्किट ब्रेक करने के लिए आप क्या करोगे? सर्किट ब्रेक करने के लिए आप ये की जो है ये ओपन कर दो। जैसे ही आपने की ओपन की, करंट की जो कुछ वैल्यू थी नॉन जीरो, वो नॉन जीरो से कितनी हो गई? जीरो। जैसे ही करंट की वैल्यू जीरो हुई, मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो से जीरो हो गई। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, चेंज तो हो रही है। एंड दिस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कॉजेज अ चेंज इन फ्लक्स, एंड दिस चेंज इन फ्लक्स लिंक विद दिस क्लोज सर्किट इंड्यूस द करंट इनसाइड दिस सर्किट। बट when you make the circuit, if the direction of current is like this, when as soon as you break the circuit, the direction of current get reversed like this. Okay, so depends whether you are making or breaking the circuit, the direction of current, induced current will reverse. Understood? And in between making and breaking of circuit, if constant current is flowing through a circuit, no current will induce in this coil. So what is important? It is important to vary your current. If the current will vary, magnetic field will vary, magnetic flux will vary, and current will induce. Understood? So this is first step they did. Now let's see the second step. Now in a second step, what they did, in all the steps you have to keep this key close, क्योंकि की क्लोज रहेगी तभी कॉइल में से करंट फ्लो होगा, और करंट कैरिंग कॉइल ये मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, तभी इस कॉइल में क्या होगा? करंट इंड्यूस्ड होगा। तो देखो, दिस की इज क्लोज्ड, एंड आफ्टर दैट व्हाट दे डिड, दे जस्ट मेक अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस टू कॉइल। पहले केस में दोनों कॉइल स्टेशनरी थी, बट हमने सर्किट को मेक या फिर ब्रेक किया था, राइट? अब क्या किया उन्होंने सेकेंड स्टेप में की क्लोज रखी और ये कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन किया। रिलेटिव मोशन कैसे करोगे? एक तो दोनों को मूव करो, या फिर एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे को मूव करो, इसको कांस्टेंट रखो, इसको मूव करो। सो दे नोटिस्ड as soon as there is a relative motion, or until there is a relative motion between these two coil, the current was induced in this coil. अब जब ये कॉइल इसके पास आ रही थी तो करंट की डायरेक्शन अगर ये है, तो जब ये दूर जाएगी फिर से करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। और जब तक दोनों कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन है तब तक इस कॉइल में करंट इंड्यूस होते रहेगा। जैसे ही दोनों कॉइल स्टेशनरी हो गई, रेस्ट पे आ गई, फिर से करंट कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है। थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया? थर्ड स्टेप में उन्होंने ये किया, अब एक कॉइल में का जो करंट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया। अब करंट इंक्रीज कैसे करोगे? रियोस्टेट को एडजस्ट करो। रेजिस्टेंस अगर आपने कम कर दिया रियोस्टेट के थ्रू तो करंट इंक्रीज होगा। सो द थर्ड स्टेप, दे कंटिन्यूअली इंक्रीज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल। अब दोनों कॉइल थर्ड स्टेप में फिर से दोनों कॉइल स्टेशनरी है। उन्होंने क्या किया? सिर्फ रियोस्टेट एडजस्ट करके कंटिन्यूअसली करंट इंक्रीज किया। करंट इंक्रीज होने की वजह से विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इंक्रीज होते गई, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हुआ है कॉइल के साथ वो भी इंक्रीज होते गया, राइट? एंड दे नोटिस कि जब तक करंट इंक्रीज हो रहा है तब तक कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, इस कॉइल में, नेबरिंग कॉइल में। ओके, जैसे ही करंट को फिर से कांस्टेंट कर दिया, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 4, 5 जब हो रहा था तो करंट इंड्यूस्ड हो रहा था। 5 पे अगर करंट कांस्टेंट होता है तो फिर से डिफ्लेक्शन जीरो मतलब इंड्यूस करंट जीरो। सो इसका मतलब क्या कि जब तक करंट इंक्रीज होते गया कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होते गया, मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड होते गया। अब उन्होंने क्या किया? रियोस्टेट को फिर से एडजस्ट करके करंट डिक्रीज किया। जैसे ही उन्होंने करंट डिक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हुई, मतलब जो फ्लक्स है लिंक हुआ इस कॉइल के साथ वो भी डिक्रीज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड देन नोटिस दैट करंट वाज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल। करंट इज इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। बट जब उन्होंने करंट को इंक्रीज किया, इस करंट को इंक्रीज किया, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट
करंट इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन अगर ये होगी, तो जैसे ही उन्होंने करंट को डिक्रीज किया, फिर से उन्होंने देखा कि करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई. So again depends whether your current is increasing with time or decreasing with time. Accordingly, the direction of this induced current will also get reverses. Understood? So they perform this 6 to 7 steps by taking a magnet and by taking this current carrying coil to check whether the current is getting induced in this coil or not. And they notice that yes, until there is a relative motion between two coils or magnet or a coil, or until there is an increase or decrease in current through a coil, the current is getting induced in this neighboring coil, and this phenomena is called as electromagnetic induction. Understood? So ये सारे जो भी एक्सपेरिमेंट्स है उन्होंने किए, सिंपल एक्टिविटीज़ है, इनके रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हर एक्टिविटी में आपने क्या नोटिस किया, जब भी रिलेटिव मोशन था तब कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हुआ. जब भी मतलब क्या, जब भी रिलेटिव मोशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड वैरी हो रही है. मैग्नेटिक फील्ड वैरी हो रही है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम एसोसिएटेड विद दिस क्लोज सर्किट इज इंड्यूसिंग और प्रोड्यूसिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस नेबरिंग सर्किट. ओके, सो यहाँ पे आर्टिफिशियली करंट इंड्यूस्ड हुआ है बाय डूइंग अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस टू. ओके, or if you are using this current carrying closed circuit, then either by increasing or decreasing the value of current, you are getting an induced current in this circuit, and this phenomenon is called as electromagnetic induction. So I hope you got all possible necessities or conditions for having this particular phenomenon, that is electromagnetic induction. Most important thing, relative motion should be there. Relative, either you can use one magnet and one coil जिसमें करंट इंड्यूस करना है, or else you can use one current carrying coil and another coil, but this is not a current carrying coil, इसमें तो करंट इंड्यूस करना है. Third, relative motion should be there. Relative motion should be there. And the fourth, मैग्नेट है तो रिलेटिव मोशन करोगे, बट अगर क्लोज सर्किट है, करंट कैरिंग सर्किट है, तो क्या कर सकते हो, इधर यू कैन इंक्रीज द करंट और यू कैन डिक्रीज द करंट, और एल्स यू कैन मेक द सर्किट और यू कैन ब्रेक द सर्किट. सो बाय doing all this possible 5 conditions, by following all this possible 5 conditions, you can induce the current inside the neutral coil. Okay, so that particular phenomenon is called as electromagnetic induction. So in today's first lecture of electromagnetic induction, we have seen the concept of magnetic flux, which plays a very important role in this chapter. And after that, we have seen the introduction of this chapter, and we have seen the work done by the scientists Faraday and Henry, how they invented this particular phenomenon of electromagnetic induction. सिंपल से जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए, जो एक्टिविटीज़ उन्होंने की, वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की. अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें से पॉसिबिलिटी ये कि आपको एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, बट अगर आपका ये इंट्रोडक्टरी सेशन क्लियर है तो ही आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा. नाम तो छोटा सा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो हमने हमारे आज के इस फर्स्ट लेक्चर में दिया है. ठीक है, सो यू हैव टू गो थ्रू इट इफ यू वांना अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में विल सी द Faraday's law and the Lane's law of electromagnetic induction. ओके, सो अब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने देखा, जब भी कोई फिनोमेना होता है उससे रिलेटेड एक लॉ होता है. जैसे एम्पियर्स ने लॉ दिया था, बायोट-सावर्ट लॉ हमने देखा, न्यूटन्स के लॉज हमने देखे हैं, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड फैराडेज और हेनरी ने जो भी वर्क किया उससे रिलेटेड जो लॉज है फैराडेज के, विल सी इट इन अ नेक्स्ट lecture. So until then, stay studious, stay curious. Thank you.